हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और रुख करते हैं बिहार की ओर। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, एकदम रियल है। और इसको आप देखे ही होंगे, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ आपको देखने को मिल ही गई होगी। ठीक है, तो एक न्यूज़ आज ही प्रकाशित हुई है, 14 दिसंबर 2023 पटना से प्रकाशित हुई है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। तो आप इसमें देखिए कि एस्टेट की परीक्षा के संबंध में ये जो होता है पूरा का पूरा नोटिस ये निकाल रहे हैं बिहार वाले। तो इसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट 2024 के आयोजन के संबंध में जो भी परीक्षाएं होने वाली है उसको आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पूरी की पूरी ये सूचना दे रहे हैं। तो इनके मैं बात कर लेता हूँ, आपको पता चल गया किस लिए है। ये एस्टेट की है, इसकी है एस्टेट 2024 बिहार की। तो हम बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसके जो होता है ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इनको कब ये चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर हुई और निकालने के संबंध में जो पूरा नोटिस दिया गया है यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, इनकी संरचना क्या है। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय होंगे और एक प्रश्न का एक ही आपको अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये भी ये बता रहे हैं। इसको मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे दोस्तों, अगर आप यूपी टेट का परीक्षा दिए हैं या सी टेट का परीक्षा दिए हैं, उसमें भी कोई नकारात्मक अंकों का उसमें काउंटिंग नहीं होती है कि आपको नेगेटिव मार्किंग करें। तो इसमें भी वैसे ही है हूबहू कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। और इसमें विषयवार जो भी योग्यताएं हैं और विषय के लिए इसमें क्या है, प्राथमिक जो प्राथमिक ना बोल करके यहाँ पर मैं ये बताऊं कि प्राथमिक के लिए नहीं है, जो जूनियर लेवल की आती है ना, उसमें अगर ये पेपर फर्स्ट को माध्यमिक और जो होता है पेपर टू को उच्च माध्यमिक स्तर का ये पूरा का पूरा ये नाम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आप आ रहे हैं और उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका जो मेजर पॉइंट है वो मैं रीड कर लेता हूँ। और इसका जो आपकी ये पूरी की पूरी जैसे इतनी बड़ी है योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप इसके अंतर्गत अगर आप आ भी रहे हैं तो इसको आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा। इसका मैं पूरा का पूरा PDF का डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। या अगर आप अन्य से कहीं भी ये PDF अगर आपको मिल जा रही है तो उसको आप वहाँ से एक्सेस करके आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मली ये सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक के। और इसमें इसके बाद में कुछ नहीं, शारीरिक शिक्षा का है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट नंबर पर क्रम संख्या में ये दिया गया है कि इन सब्जेक्ट के लिए ये आपकी योग्यताएं होनी चाहिए इतनी। तो इतनी योग्यताओं में से चाहे आपके पास ये योग्यता है या ये योग्यता है या ये वाली योग्यता है, तीनों में से कोई एक योग्यता है, तब आप इन विषयों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें क्या है, मैं ऊपर वाला ये रीड कर देता हूँ। अगर इसमें यही कहा है विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह जो भी ये हैं, अगर इनमें आपका क्या है कि कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए जो ग्रेजुएशन है, या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा स्नातकोत्तर में इसके समतुल्य भी अगर कोई है तो उससे उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका शिक्षा में स्नातक यानी जो B.Ed इसको बोलते हैं वो होना चाहिए। और इसको आप केयरफुली वहाँ से रीड कर लीजिएगा। तो इतनी सब्जेक्ट के लिए ये तीनों योग्यताएं आपकी हो जाएंगी। और इसमें क्या है कि शारीरिक शिक्षा के संबंध में ये बता रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा के संबंध में ये पूरी की पूरी यहाँ से योग्यता है, इसको भी आप वहीं से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, नॉर्मली मैं पहले पॉइंट को यहाँ पर बता देता हूँ कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि, या तो आपके पास ये होना चाहिए या आप इसको रीड कर लीजिए। इसमें अगर कोई चीज़ है तब ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें ये चीज़ें हैं, ये नहीं पूरी आप कर रहे हैं, ये नहीं पूरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें आपका है तब भी आप इस शारीरिक शिक्षा के लिए आप एस्टेट को डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, और इसमें क्या है, ये पेपर फर्स्ट के लिए है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं अभी ये पेपर फर्स्ट के लिए है, पूरी की पूरी यहाँ तक इसमें जो होता है योग्यताओं का पूरा यहाँ पर डिटेल दी हुई है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ संगीत विषय के लिए, तो संगीत विषय के लिए कोड है। कोड आपको फॉर्म भरने के टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ज़रूरत ही पड़ेगी तो यहीं से आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये कोड है, आपका कोड है।
आप यहाँ से एक क्रम पूरा का पूरा दिया गया है कि ये सब्जेक्ट के जो पूरे समूह होंगे, इनका जो समूह यहाँ से यहाँ तक आएगा और इनके लिए योग्यताओं की बात यहाँ की गई है। और जो ये विषय कोड हैं कि अगर आपको फॉर्म भरने के टाइम ज़रूरत पड़े तो आप यहीं से इनको केयरफुली रीड करके वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें अगर आप इसमें बात करूं संगीत कला के बारे में, तो यहाँ पर उसकी योग्यता दी हुई है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से शिक्षा संगीत में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने के प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ये पूरा का पूरा संगीत विषय के लिए दिया गया है। ये ललित कला के लिए दिया गया है। जो भी इसमें योग्य हैं, कोड ये है और इनकी योग्यता ये है। इसको आप रीड करके अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए। और नृत्य में क्या है कि ये जो विषय नृत्य की दी हैं पोस्ट, इनके जो कोड है इनकी ये भी दिया गया है इसमें सब्जेक्ट कोड और इनकी ये योग्यता है। ठीक है। और विशेष विद्यालय के लिए दिया गया है जो कि आपके स्पेशल एजुकेशन होती है उनके लिए दिया गया है। जो ब्रेल वगैरह का जो यूज करते हैं उनके लिए दिया गया है कि उनके लिए योग्यताएं हैं। इनको अगर आप आते हैं इनमें तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगला इसमें हम देखते हैं कि इसमें मेन यही है कि आप ये उसी की योग्यताएं दी हुई हैं। ये टोटल विशेष विद्यालय की योग्यताएं दी गई हैं। और इसमें अगला मैं देखूं यहाँ पर और है कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये पूरा का पूरा दिया गया आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पेपर 2 के लिए हैं। पेपर 2 के लिए सेम ऐसे है। पेपर 2 के लिए क्रम संख्या है। ये पूरा का पूरा पोस्ट जो सब्जेक्ट है उनका ग्रुप है और उनके लिए कोड दिया गया है। उनके लिए योग्यताएं दी गई हैं। आप किस योग्यता में आते हैं, कौन से आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोर देन यहाँ पर सभी सब्जेक्टों को यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें आती हैं वो तो बाद में डिसाइड होगा, स्टेट आप पास कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये पूरा का पूरा यहाँ पर है, अपने अकॉर्डिंग इसको आप देखिएगा। ठीक है। यहाँ तक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली है उसकी आपकी सब्जेक्ट यहाँ पर दी हुई हैं। और इसको मैं और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ। इसको आप यहीं से पीडीएफ में आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपकी सब्जेक्ट बन रही हैं उसको आप यहाँ से ले करके आप फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म को। आप देखिए इसमें दिया पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट। पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट जो माध्यमिक स्तर का होगा उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि और इसमें क्या जो पेपर सेकंड जो उच्च माध्यमिक स्तर का उसमें क्या होगा। तो इन दोनों परीक्षाओं के संबंध में ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र विवरण दिया गया है कि प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसे होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होंगे कि आपके मान लीजिए यहाँ पर बता रहा है कि 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु के होंगे। ठीक है। तथा 50 अंक शिक्षण कला के होंगे। 50 अंक किसके होंगे, शिक्षण कला के होंगे। ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए कि विषय जो निर्दिष्ट विषय वस्तु है, जिस विषय को आप वहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट की मैं बात करूँ चाहे पेपर सेकंड की मैं बात करूँ, तो इन दोनों के लिए बात है। तो इनमें आप चाहे जिस भी आप प्रेफर यहाँ करते हैं तो 100 अंक वहाँ के 100 प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ के आएंगे। और 100 अंक की मैं अगर बात करूँ तो एक जो प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा, 1 अंक का होगा। ठीक है। तो 100 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे और 100 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के होंगे वो 50 प्रश्न होंगे। तो 50 मार्क यहाँ पर आपके हो जाएंगे और 100 अंक यहाँ से हो जाएंगे। टोटल ये जो होगा कुल अंक होंगे 150 होंगे और 150 प्रश्न होंगे। अच्छा, इनकी मैं योग्यताओं की बात, जो अर्हताएं हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ, कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। कुछ लोगों का एक भ्रम रहता है कि केवल बिहार के लोग ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस बार से जब से संशोधन किया गया आप सभी के लिए ये अवसर खुल गया है कि अर्हता में क्या है कि आवेदक भारत का नागरिक हो। जो भी एप्लीकेंट जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर बिहार के नागरिक की कोई बाध्यता नहीं कि आप बिहार के हों तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट एलिजिबल, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो अदर स्टेट हैं वो इस फॉर्म को भरें बेशक। ठीक है। वहाँ के जो भी होंगे, वो जो होंगे अन्य प्रदेश के निवासी, वो सभी किस में काउंट किए जाएंगे मैं आपको बता दूं। वो सभी जो होते हैं नागरिक वहाँ जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो सभी यूआर में काउंट होंगे, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जनरल में काउंट होंगे। ठीक है। उनको कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। और
इसमें आप देख लीजिए जो भी बिहार का ये नियमावली है इसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एक करेंगे। ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें कुछ ये दे रहे हैं कि यहाँ से आप देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जो इकोनॉमिकल जो ईबीसी हैं और ओबीसी, ठीक है, एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। ठीक है, और इनमें क्या है ये इसकी डिटेल रही। और उम्र एवं छूट की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हैं तो अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष की कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी 1/8/2024 को 21 वर्ष तो मिनिमम आपकी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार जो पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा उल्लेखित प्रावधानानुसार कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु यहाँ निम्नवत है। अब यहाँ पर सभी की अधिकतम आयु के बारे में इन्होंने बताया है कि 1/8/2024 को अधिकतम आयु सीमा इतनी होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड की बात ये कर रहे हैं कि 37 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित जो फीमेल हैं उनकी 40 वर्ष होनी चाहिए, और पिछड़ा वर्ग जो पुरुष और महिला हैं उनकी 40 वर्ष, और अति पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला हैं उन दोनों की 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 वर्ष, और इसमें अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए है 42 वर्ष। ये उम्र का पूरा विवरण रहा। ठीक है, और इसमें क्या है दूसरा देखते हैं। ये बात कर रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प पूरा का पूरा जो भी ये है दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधानों अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर बता रहे हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग जो आपके परिपत्र संख्या इतनी है और दिनांक ये 2/4/2013 में किए गए प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी इनको दी जाएगी। दूसरा उम्र का क्राइटेरिया देख लेते हैं क्योंकि ये सभी के लिए, इसलिए मैं इसको विस्तृत केयरफुली रीड कर रहा हूँ। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2023 में माध्यमिक यानी जो पेपर फर्स्ट है, उच्च माध्यमिक पेपर सेकंड के अनुसार सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त स्थितियों में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दे नहीं होगी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप पेपर दिए तो आप कितने अंक यहाँ पर पाएँ तो आप इस परीक्षा में उत्तीर्णांक घोषित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर पर होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आएंगे, यानी सामान्य वर्ग का मतलब जो आपके बिहार के सामान्य वर्ग आते हैं अनरिजर्व्ड में, अनारक्षित में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं जनरल में, और जो अदर प्रदेश से जाएंगे वो चाहे फीमेल हों चाहे मेल हों दोनों के लिए है, तो उनमें 50% अंक आपके होने चाहिए। अब 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 अंकों में से आपके 75 अंक आने अनिवार्य हैं, तभी आप उत्तीर्ण यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। और कुछ यहाँ पर कैटेगरी को छूट दी गई है, जैसे आप पिछड़ा वर्ग है तो इसमें 45.5 45% अंक को इसमें आने ही चाहिए। आप निकाल लीजिए 150 का 45% कितना होता है, इसके अकॉर्डिंग आप जितने भी अंक यहाँ पर पा रहे हैं उतने अंक अगर आपके आ रहे हैं तब आप
यहाँ से उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 40% है, यही जो यहाँ पर ऊपर मैंने यहाँ पर बताया। और दिव्यांग के लिए वो कितना है, 40% है। महिलाओं के लिए 40 अंक यहाँ पर 40% अंक यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ये अंकों का बोले या जो प्रश्नों का बोले कोई बात नहीं, क्योंकि एक प्रश्न जो है 1 अंकों का ही है। और यहाँ पर क्या है, अब प्रमाण पत्र की बात ये कर रहे हैं। प्रमाण पत्र में क्या करेंगे, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। उनको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो भी पेपर देंगे, जो क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सभी नहीं दिया जाएगा। सभी का मतलब ही क्या होगा, आप लेकर ही क्या करेंगे जब आप क्वालिफाई नहीं होंगे। और विभागीय आदेश ज्ञापांक 11 जो भी ये बता रहे हैं, इसका दिनांक जो भी है 22/6/2021 के आलोक के में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत होगी। यानी अगर ये जारी जो करेंगे आप स्टेट देंगे तो स्टेट में ये होगा कि अगर आपके जो भी क्वालिफाइंग जो मार्क्स यहाँ पर हैं, क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं, अगर क्वालिफाइंग हो गया तो ये जीवन पर्यंत होगा। लाइफ टाइम की बात ये बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो बताया गया है कि कब ये किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, शुल्क की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही परीक्षा शुल्क, आप फॉर्म भर रहे हैं, कितना आपका रुपया खर्च होगा उसकी बातें कर रहे हैं। कि जो आपके युवा होंगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, वहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनके 960 रुपये होंगे जो कि पेपर फर्स्ट के लिए होंगे। और पेपर अगर सेकेंड क्या है, पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें कुछ छूट दी जा रही है आपको, क्योंकि आपके हो जाएंगे ज़्यादा। और यहाँ से टोटल हो जाएंगे 1440 रुपये आपको, दोनों पेपर का अगर एक साथ आप डाल रहे हैं तब होगा। ठीक है, और केवल पेपर 1 या पेपर 2 में से अगर कोई एक पेपर अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तब आपको इतना ही देना पड़ेगा। आप अगर फर्स्ट पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं तब इतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सेकंड पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं तब भी आपको इतना देना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट सेकंड दोनों भर रहे हैं तब आपको 1440 रुपये देना पड़ेगा। यही जो है फीस पेमेंट की बात। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो दिव्यांग हैं उनके लिए मैं बात करूँ तो 760 रुपया है, ओनली 1 पेपर के लिए है। चाहे आप फर्स्ट पेपर चाहे सेकंड पेपर, ठीक है, भरें। और दोनों पेपर के लिए साथ में अगर आप डालते हैं तो 1140 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं। ठीक है, दूसरी इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अब नॉर्मलाइजेशन, अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप परीक्षाओं में बैठे हुए हैं जिनकी परीक्षाएं एक से अधिक पालियों में आयोजित हुई हैं तो उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको देखने को मिली होगी और आप उसका सामना भी किए होंगे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ये बता रहे हैं। जो इनकी CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें जो होती है आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें अभ्यर्थियों को संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। अगर एप्लीकेंट की संख्या ज़्यादा आ गई यहाँ पर तो आयोजन के संबंध में एक से अधिक जो होता पालियों में या तिथियों में परीक्षाओं को आयोजित किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या भाई एक से अधिक वहाँ पर सिस्टम की या जो भी कैपेबिलिटी अगर नहीं हो पाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये चीज़ें एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती हैं, पहले से भी की जा रही हैं। तो ऐसी जो होता है स्थितियों में इनके कठिनाई स्तर को भी लेकर सवाल उठते आए हैं कि कठिनाई स्तर भाई उनका कम है उनका ज़्यादा है। ऐसे जो प्रश्न उठते हैं तो उनको जो होता है निदान के लिए क्या करता है, परीक्षा फल जो तैयार करने से पहले एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि मान लिया जाए कि लाभ या हानि किसी को नहीं होने वाली है, जो भी होगा तो इसमें परीक्षा नॉर्मलाइजेशन में मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लिया जाए 4 शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं कंडक्ट हुई। 4 शिफ्ट में ये जो होता है R है, ये S है, ये T है, ये U है। ठीक है, इसकी परीक्षा क्या हुई कि बहुत ज़्यादा इजी आ गई क्योंकि स्टार्टिंग वाले दिन थी। इसकी परीक्षा थोड़ी टफ आ गई। ठीक है, इसके कुछ कम हो गए मार्क, इसके प्लस में ही गया ये माइनस में गया। सपोर्ट दैट इसके भी प्लस में ही आ गया, इसका माइनस में हो गया। तो अब ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, कठिनाई स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे ये परीक्षाओं का स्तर आ गया और सेम क्वेश्चन है, ऐसे नहीं उसकी क्वेश्चन की संख्याएं बढ़ाई जाएंगी। अब क्या होगा कि 150 में से जिसकी क्वालिफाइंग नेचर है, मान लीजिए मैंने जनरल स्तर के अभ्यर्थी का एक उठाया, यहाँ पर देख लीजिए
आप जैसे यहाँ पर है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप ऊपर देख लीजिए, एक सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है, सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है, इसके 50% उत्तीर्ण होने चाहिए। मान लिया जाए 75 अंकों पर ही पास हो रहा है। अगर इसका पेपर क्या हुआ, टफ आ गया, इसका पेपर क्या हुआ, टफ आ गया, तो टफ पेपर में क्या हुआ, इसको 75 अंक में से अगर इसके 72 आ गए, ठीक है, तो इसके नंबर बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, अन्य को बराबर लाने के लिए, क्योंकि इसका पेपर टफ आया था। यही इनको एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने ये चीज़ बताया है, एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने बताया है। क्या बताया है इसको भी देख लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से चीज़ें बता दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने जो है मान लिया जाए कि जितने भी आपके नंबर हैं, यहाँ 75% हैं, 75% हैं, तो अगर आप पास मतलब उसमें 50% है, 75 अंक हैं आपके, तो आपको नॉर्मलाइज में आपको घटा दिया गया अंक, मान लीजिए 72 कर दिया गया, तो आप ये फेल माने जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज जो मार्क होगा वही आपका वास्तविक स्कोर होगा। इसी के बिहाफ पर आप पास या फेल माने जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को बताया गया है कि वही अभ्यर्थियों का वास्तविक स्कोर होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णांक अथवा अनुत्तीर्णांक का निर्धारण इसी प्राप्तांक पर आधार पर किया जाएगा, जो नॉर्मलाइज स्कोर है। इसी के आधार पर जो भी है आधार पर कंडिका संख्या 7 में उत्तीर्णांक अनुसार होगा। रा स्कोर, रा सही प्रश्नों के आधार पर ना होगा, ठीक है। जो रा स्कोर आपको मिलेगा जो कि आपने प्राप्त किया उसके आधार पर नहीं होगा, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगा। अब इन्होंने उदाहरण के रूप में इस चीज़ को बता दिया है, क्लियरली मेंशन कर दिया है इन्होंने। उदाहरण कह रहे हैं, कोई मान लिया जाए जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है, उसके 150 अंक आ गए, 150 अंक की परीक्षा में, सॉरी 150 अंकों की परीक्षा में 76 अंक हैं, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण उसका स्कोर 74.90 आता है। निर्धारित उत्तीर्णांक, यानी मैंने बताया ही था आपको, 150 का 50% 75 होता है, जो कि प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। जाहिर सी बात, इसका पेपर थोड़ा इजी आ गया होगा, इसलिए उसके ज़्यादा थे उसको कम कर दिया गया, और किसी के कम होते हैं अगर उसका पेपर टफ आता है तो उसको बढ़ाकर अंकों का उसको बोनस अंक दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत दिए जाने की यहाँ पर और क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। स्थिति में नॉर्मलाइजेशन में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने 1 या 2 3 ऐसे मान लीजिए नॉर्मली आपने गलत कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मान लीजिए पूरे के पूरे 10 के 10 प्रश्न, अगर आपके 10 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों का आपको मान लीजिए 150 प्रश्नों का है, 150 प्रश्नों का है, 150 प्रश्नों में से आपकी 40 प्रश्न आपके गलत हो गए, 40 प्रश्न गलत हो गए, तो 40 प्रश्नों का 1 या 2 नंबर या जो भी वो काटे अपने अकॉर्डिंग, उसमें ऋणात्मक अंकों का प्रभाव आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन को छोड़ करके उसके अलग की बात कर रहे हैं, यानी ये इसलिए कह रहे हैं ताकि आप ज़्यादा उसमें प्रश्नों की गलती ना करें, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है, ठीक है, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर ही आपका वास्तविक स्कोर माना जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इसमें सारी चीज़ों को आपको क्लियरली मेंशन करके आपको चीज़ों को यहाँ पर समझा रहा हूँ, जो भी इसमें चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रवेश परीक्षा की अवधि की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीबीटी मोड में परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। उसमें चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, उसमें क्या होगा कि 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। और इसमें क्या होगा, इन्होंने बताया है कि आप आवेदन जब भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथियों के संबंध में बता रहे हैं कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जो है 14/12/2023 यानी आज ही से स्टार्ट है, और अपराह्न
4:30 बजे से दिनांक 2 जनवरी 2024 तक ये स्वीकार किए जाएंगे। यानी ये 4:30 बजे से ओपन कर दी जाएगी पीएम पर इसकी वेबसाइट, और जो होता है इसकी 2 जनवरी 2024 तक इसके एप्लीकेशन भरे जाएंगे। इसकी आप जान लीजिए लास्ट तिथि इतनी ही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ये बता रहे हैं कि आपको आवेदन पत्र भरने की विधि ये बता रहे हैं कि आपको वेबसाइट पर कौन सी फॉलो करना है, ये करना है, उस पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का लिंक खुलेगा, जिस पर आप आवेदन वहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें ये आपको थोड़ा ये बता रहे हैं ये चीज़ कि जिस भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप लगाएं, ठीक है, उसको आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें, ताकि जो भी आपका जो होगा अंतिम परीक्षा फल होगा, ये जो भी चीज़ होगी उसमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अंतिम परीक्षा पर प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। इस चीज़ को ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट भरने की विस्तृत विधि यहाँ पर दिया गया है। अगर आप अपने हाथ भर रहे हैं, इसको आप वहाँ से केयरफुली रीड कर सकते हैं। कितना आपका जो होता है कैसे पंजीकरण होगा, और आपका जो होता है फॉर्म कैसे आपका भरा जाएगा। अगर आप साइबर कैफ़े पर करवा रहे हैं, अपने हाथ कर रहे हैं, तो इस आपको विधि को वहाँ से आपको देख लेना है कि आपको फ़ोटो कैसे बैकग्राउंड में करना है, तो फॉर्म भरना, ये तो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जहाँ से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा रहता है, वहाँ से आप देख लीजिए कि अभ्यर्थी का जो फ़ोटोग्राफ का स्कैन किया होना चाहिए साइज़ 20 KB से 100 KB के आयाम तक। और इसकी और भी चीज़ें हैं, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का इसका जो होता है लंबाई चौड़ाई का जो होता है आयाम होना चाहिए। और स्कैन किया हुआ साइज जो भी हस्ताक्षर का होगा वो 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। और यहाँ पर जो होगा कि बता रहे हैं कि रंगीन फोटोग्राफ का हाल ही में जो खींचा होना चाहिए, और फोटोग्राफ का सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए जो बैकग्राउंड होगा। ठीक है, कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और फोटोग्राफ में जो होता है अभ्यर्थी की आँखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। और फ़ोटो खिंचवाने के टाइम आपका सिर पर जो होता है कोई टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार नहीं है। इस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और हालांकि इन्होंने बताया नहीं, लेकिन इस चीज़ को वो कभी कभी क्या होता है रीओपन करते हैं वेबसाइट को, वहाँ पर आपके जो अगर फॉर्म में कोई दिक्कत होती है तो उसको करते हैं। हालांकि आप पहली बार में इस चीज़ों को क्लियरली आप मेंशन करें ताकि कोई दिक्कत ना हो, उस चीज़ों को स्पष्टता के साथ करें। विवरण का भुगतान की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन जो भी होंगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्लेटफार्म आपको अप्लाई करने के लिए। और अपलोड आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको 10th की जो होता है प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्मतिथि के साथ अपलोड। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्रति अपलोड भी करेंगे। ठीक है, प्रमाणित जो प्रति होगी उसको आपको अपलोड भी करना होगा। 12th का आपका यही अपलोड होगा, स्नातक का होगा, स्नातकोत्तर का अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए हैं तो स्नातक होगा। और अगर आप इसकी योग्यता, क्योंकि उसमें स्नातकोत्तर की भी दिया हुआ है, अगर आप जैसी योग्यता पूरी कर रहे हैं वैसे भी आपका प्रमाण पत्र अपलोड होगा। और इसमें बीएड का भी होगा। और अगर इसमें अन्य योग्यताओं के संदर्भ में, क्योंकि इक्विवेलेंट को भी इन्होंने माना है, तो उसके संदर्भ में आपको उसकी भी अपलोड करनी यहाँ पर चीज़ें पड़ सकती हैं, और पढ़ेंगी बिल्कुल, आपको करना ही पड़ेगा। और क्या होगा, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सभी के लिए नहीं होता है। ठीक है, और जो होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी रहित अद्यतन प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसी के आधार पर आपको कैटेगराइज यहाँ पर किया गया है, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इस चीज़ को अवेलेबल करवाएं। जो ईबीसी हैं और जो पिछड़ा वर्ग हैं, इसमें जो अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए है, इकोनॉमिकल जो रूप से पिछड़े हैं। और इसमें चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी चीज़ का दावा कर रहे हैं तो उस चीज़ का आपको उसमें विस्तृत आपको विवरण देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ें होंगी कि आप देखिए फॉर्म भरने के वक्त आप
अच्छे से रीड कर लीजिए जो भी चीज़ें आपके होंगे, क्योंकि अगर आप भरवा रहे हैं तो वैसे अच्छे से भरेगा, लेकिन आप इस पर चीज़ों को नज़र बनाए रखिए जैसे भी आप करें, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर विस्तृत ढंग से बता दिया और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, वो आप फॉर्म भरने के टाइम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने विस्तृत इसके नोटिफिकेशन को जो चीज़ें थी उसको मैंने कवर किया। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर स्किप की हुई हैं जो योग्यताओं के संदर्भ में था। योग्यताओं का काफ़ी बड़ा हो जाता। वैसे भी मेरा जो वीडियो है वो 30 मिनट का होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की अगर और भी सूचनाएं अगर आपको पानी हैं या इसके संदर्भ में अगर और भी आपको वीडियो चाहिए, समय समय पर मैं अपलोड करता रहूं, तो आपको ये चाहिए कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो भी इनकी ज़रूरत हो जिनकी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा प्रयास कैसे रहा, अगर आपको इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप बताएं, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप ज़रूर यूट्यूब चैनल पर आप अगर आपको ये वीडियो नहीं मिल पा रही है, वीडियो का लिंक या मतलब आपको वो पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस चैनल का भी लिंक और जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर अपडेट कर दी जाएंगी। आप कम्युनिटी बॉक्स देखिए और हमारा प्रयास कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।